हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशल साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने मेजर जनपद आज ऑफ राजस्थान के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जांगल के बारे में, मत्स्य के बारे में, शूरसेन के बारे में। तो आज हम देखेंगे शिवी जनपद के बारे में। ठीक है। तो शिवी जनपद, इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी शिवपुर। इसकी कैपिटल थी शिवपुर। शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद, बट ये स्टार्टिंग की कैपिटल थी। उसके बाद किंग सुशिन ने डिफीट किया इस शिवी जनपद वालों को, किंग सुशिन ने। और कौन सी बैटल थी? वो बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स में शिवी जनपद को डिफीट किया किंग सुशिन ने। तो बाद में एंशियंट शिवपुर को हम आज के टाइम में जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो है शोरकोट, उसके नाम से भी जाने जाता है। बट बाद में शिवपुर को जो कैपिटल है वो बन गई नगरी। नगरी कैपिटल बन गई, जो आज के टाइम में चित्तौड़गढ़ के पास है। ठीक है। और ये पहले पंजाब में, सदर्न पंजाब में शिवी जनपद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेंड होता गया और धीरे धीरे ये लोग मेवाड़ के रीजन में, राजस्थान के मेवाड़ के रीजन में यहाँ पे रहने लगे आके। तो शिवी जनपद स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल क्या थी? शिवपुर। बाद में किंग सुशिन उसको हरा देता है बैटल ऑफ 10 किंग्स में। फिर धीरे धीरे मेवाड़ रीजन में आके रहने लगते हैं, तो इसकी कैपिटल बन जाती है नगरी। ठीक है। तो शिवी कॉइन्स आपका यहाँ पे मेवाड़ में शिवी कॉइन्स भी आपको मिले हैं। ठीक है, शिवी कॉइन्स आपको मिले हैं। और 5 केव एडिक्ट्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए यहाँ पे मंदसौर के पास में मिले हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं केव एडिक्ट्स क्या होता है। देखिए, एडिक्ट्स क्या होता है कि एडिक्ट्स मतलब कुछ लिख के जाना, कुछ लिख के जाना, रिकॉर्ड हिस्ट्री, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं, उसे एडिक्ट्स बोलते हैं। एडिक्ट्स आपका कहाँ कहाँ लिखे हो सकते हैं? या तो केव पे लिखे हो सकते हैं, गुफा की दीवारों पे, या पिलर पे लिखे हो सकते हैं, जैसे अशोका ने पिलर पे भी लिखवाए थे। ठीक है, तो पिलर पे लिखे हो सकते हैं, केव की दीवारों पे, मंदिर में, टेंपल में। ठीक है, टेंपल में लिखे हो सकते हैं, महलों में, पैलेसेज में लिखे हो सकते हैं। तो इस टाइप के एडिक्ट्स मिलते रहते थे। और वहाँ पे हमें शिवी जनपद में 5 केव एडिक्ट्स मिले हैं। 5 केव एडिक्ट्स जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होती है लैंग्वेज, जैसे हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। बट इसकी स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। देवनागरी। देवनागरी मतलब जैसे जो आप या कै ख ग जो भी लिखते हैं, वो आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो स्क्रिप्ट सेम हो सकती है अलग अलग लैंग्वेज की। जैसे नेपाली लैंग्वेज है तो नेपाली की भी स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। मराठी की स्क्रिप्ट भी देवनागरी है। ठीक है, मराठी की स्क्रिप्ट भी देवनागरी है। तो स्क्रिप्ट सेम हो सकती है, यानी कि जो उसके ग्रामर है, मेन वर्णमाला है, वो स्क्रिप्ट बोलते हैं उसे। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए 5 केव एडिक्ट्स आपको यहाँ पे मंदसौर के पास में मिलते हैं। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो महाजनपदाज थे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप का था, एक तो मोनार्की था और एक आपका रिपब्लिक था। ठीक है, बट रिपब्लिक तो था लेकिन ट्रू रिपब्लिक नहीं था, क्योंकि रिपब्लिक होने के बाद भी एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन जनपदाज का, वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हाथ में ही था। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज मतलब वेल ऑफ फैमिलीज, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उन्हीं के हाथों में इनका ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि धीरे धीरे लोग संगठित होने लगे थे, ऑर्गेनाइज करने लगे थे खुद को। तो ऑर्गेनाइज यहाँ से जिसके हाथ में पैसा होता है वही स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ने यहाँ पे स्टार्ट किया। और इसी के रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को। एक असेंबली होती थी जिसका नाम था संथागर सभा।
ये आप याद रखेंगे। ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपद के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन कैसा चलता था। शासन चलाने के लिए जनरल असेंबली होती थी जिसे बोलते थे संथागर सभा, और इस सभा में इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस संथागर सभा में जो इसके मेंबर थे वो अपना ओपिनियन रख सकते थे, अपना व्यू पॉइंट रख सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, और इसे बोला जाता था अनायु विरोध। ठीक है, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था, अगर कोई लड़ाई या झगड़ा होता था, कोई डिस्प्यूट, तो उसको सेटल किया जाता था वोटिंग से। जैसे आज के टाइम में भी होते हैं ना कि पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं, जो भी कानून पास होते हैं, लॉ पास होते हैं, वो आपकी वोटिंग से पास होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी, क्योंकि रिपब्लिक था तो रिपब्लिक में वोटिंग होती थी, और वोटिंग के लिए मल्टी कलर्ड बार यूज होते थे। मल्टी कलर्ड बार मतलब अलग अलग रंगों की पट्टियाँ यूज होती थी। ठीक है, कि जिसको हाँ बोलना है, यस के फेवर में वोट करना है तो ये रंग की पट्टी उठा दो, या नो के फेवर में वोट करना है तो दूसरे कलर की पट्टी उठा दो। तो यही सब कुछ चलता था। तो संथागर जो था, संथागर वो एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन था जनपदाज का। ठीक है, और बेसिक जो पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो होती थी वो यहीं पे इसी संथागर में, इसी असेंबली में डिसाइड होती थी। और कुछ रिपब्लिक्स में ऊपर एक सेंट्रल रिपब्लिक होती थी, ठीक है, और उसके नीचे प्रोविंशियल रिपब्लिक भी होती थी, प्रोविंशियल। ठीक है, तो सेंट्रल रिपब्लिक और उसके ऊपर उसके नीचे प्रोविंशियल। जैसे आज के टाइम में ऊपर एक पार्लियामेंट होती है, पूरे देश की एक पार्लियामेंट है, और उसके नीचे स्टेट्स की अपनी एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इस टाइप से उस टाइम भी जो बड़े रिपब्लिक होते थे, लार्ज रिपब्लिक, तो उसमें 2 प्रोविंशियल असेंबली भी होती थी और सेंट्रल असेंबली भी होती थी लार्ज रिपब्लिक में। लेकिन धीरे धीरे महाजनपद ये डिक्लाइन होते गए धीरे धीरे, क्योंकि आपस में लड़ते रहे, तो यहाँ पे कुल मिला के ये डिक्लाइन हो गए रिपब्लिक, और इतना कोई ज़्यादा यहाँ पे बचा नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। लेकिन इस मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जो मगध मगध महाजनपद था वो बहुत आगे तक, मतलब बहुत ज़्यादा पावर में आ गया था, और उसके कुछ कुछ हरेन्यक डायनेस्टी के कुछ कुछ राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बट ये आपकी बुक में दे नहीं रखे हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना माइंड में रखिए कि मगध डायनेस्टी से कौन पावर में आया, हरेन्यक डायनेस्टी पावर में आई। हरेन्यक के बाद डायनेस्टी आती है आपकी शिशुंग, शिशुंग डायनेस्टी। और यहाँ पे भी इतना कोई माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डायनेस्टी जो आपकी आती है नंदा, ये माइंड में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धननंदा, या इसको घननंदा भी बोलते हैं, आपकी बुक में घननंदा लिखा है। तो घननंदा ये बहुत एक्सप्लॉयटेशन करता था। ठीक है, उस टाइम टैक्सेज भी ज़्यादा लगा रखे थे इसने, तो लोग एकदम से परेशान थे। तो उनको लगता था कि कोई ऐसा राजा आना चाहिए जो हमें इनसे बचा सके। और दूसरी बात, घननंदा के टाइम में ही अलेक्जेंडर भी यहाँ पे इंडिया पे अटैक कर रहा था। ये जो एरो का निशान बना हुआ है, डबल एरो का निशान, ये इसका मतलब होता है कंटेम्परेरी, यानी कि सेम टाइम पीरियड पे दोनों थे। जिस टाइम धननंदा था उसी टाइम, जिस टाइम धननंदा था जिस टाइम धननंदा था उसी टाइम आपका जिस टाइम धननंदा था उसी टाइम आपका अलेक्जेंडर भी था, सेम टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसको धननंदा को डिफीट कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे डिफीट करता है इसको, धननंदा को, और अपने किसकी मदद से करता है? अपने मेंटर चाणक्य की मदद से वो करता है। चाणक्य जिसे कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी एक नई डायनेस्टी स्थापित कर देता है, मौर्य डायनेस्टी। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से मौर्य डायनेस्टी, और उसका फर्स्ट
रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो हाँ, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो टेक केयर, गुड बाय।